नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हुए दिन भर की बड़ी खबर लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की कमान संभालने के बाद सीएम रेखा द्वारा बुलाई गई बड़ी बैठक की। बात होगी वीकेंड पर महाकुंभ में फिर जुट रही भारी भीड़ की। पुणे में हुई बड़ी बैठक को लेकर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे ट्रायल लैंग्वेज विवाद में कमल हसन की हुई एंट्री की। उत्तराखंड बजट में 5वें दिन मचे हंगामे की खबरों में आगे बात होगी। बंथला फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे की, कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किसान द्वारा मचाए गए बवाल की। साथ ही बताएंगे उत्तराखंड में परीक्षा को लेकर जिला अधिकारी के द्वारा बुलाई गई बड़ी बैठक की। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के द्वारा किए गए बड़े खुलासे की देंगे जानकारी। बुलेटिन के अंत में बताएंगे आखिर क्यों एयर इंडिया पर भड़के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए आपको खबरें अब विस्तार तरीके से बताते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। और इसके साथ ही सीएम गुप्ता ने महिला सम्मान योजना को लेकर भी एक मीटिंग बुलाई और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने समर एक्शन प्लान को लेकर भी बैठक की। आगामी गर्मी को देखते हुए दिल्ली में पावर कट की समस्या ना हो, इसको लेकर अधिकारियों के साथ पावर डिमांड और सप्लाई को लेकर भी चर्चा की गई। हालांकि इससे पहले दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और सभी मंत्री ने 21 फरवरी को पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में सड़कों और जलापूर्ति की स्थिति के बारे में भी समीक्षा ली थी। महाकुंभ का आज 41वां दिन है। मेला खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 9 घंटे तक महाकुंभ की तैयारियों का समीक्षा करते हुए नजर आए। उन्होंने वहां शिवरात्रि स्नान की सभी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अरेल के त्रिवेणी गेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी रिसीव किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाकुंभ के कॉन्क्लेव में शामिल हुए। आपको बता दें कि अब तक करीब 59.64 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आखिरी वीकेंड पर प्रयागराज में एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भीषण जाम लगा रहा। लोगों को 500 मीटर की दूरी तय करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय तक लग गया। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है और उसके बाद दूरी लोगों को भी पैदल चलना पड़ रहा है। इस बीच शहर में जाम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भी फैसला ले लिया है। दरअसल 24 फरवरी को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को भी अब रद्द कर दिया गया है और इस दिन का एग्जाम अब 9 मार्च को ही कराया जाएगा। भीड़ के चलते प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं भी ऑनलाइन तरीके से हो रही है। तो तमिलनाडु में ट्रायल लैंग्वेज विवाद को लेकर अब मक्कल निधि मय्यम यानी कि एमएनएम पार्टी के प्रमुख कमल हसन ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान है। लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई है, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। एक्टर से नेता बने हसन 21 फरवरी को चेन्नई में अपनी पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाषा के मुद्दे को हल्के में ना लिया जाए। तमिलनाडु के बच्चे भी जानते हैं कि उन्हें कौन सी भाषा चाहिए, उनके पास अपनी भाषा चुनने की समझ भी है। हसन ने ये बयान केंद्र और राज्य के बीच जारी ट्रायल लैंग्वेज विवाद को लेकर दिया है। दरअसल 2019 में लागू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु में हमेशा से ही 2 भाषा नीति रही है। यहाँ के स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 फरवरी को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को भी लेटर लिखा था। उन्होंने राज्य में हो रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के विरोध की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी की इसे ही ठीक करने का प्रयास कर रही है। एनईपी भाषाई स्वतंत्रता को कायम रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि स्टूडेंट अपनी पसंद की भाषा सीखना जारी रखें। इससे पहले हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने 15 फरवरी को वाराणसी के एक कार्यक्रम में तमिलनाडु की राज्य सरकार पर राजनीतिक हितों को साधने का भी गंभीर आरोप लगाया था। तो वहीं उत्तराखंड बजट सत्र का आज 5वां दिन है। इससे पहले 21 फरवरी को भू कानून समेत 10 विधेयक सभा में पारित किए गए थे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज 5वें दिन चलता रहा। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि शनिवार को सदन नहीं चलता है, लेकिन विपक्ष की लगातार मांग के बाद कार्य मंत्रणा की बैठक में ये तय किया गया कि शनिवार को भी विधानसभा बजट सत्र चलेगा।
विधायकों को सवाल पूछने का मौका भी दिया जाएगा। इसके अलावा सदन में सरकार विभिन्न विभागों के बजट को प्रस्तुत किया और फिर उसके बाद विनियोग विधेयक के साथ उत्तराखंड का अगला वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट भी सदन से पारित कर दिया गया। सदन में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा भी देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सदन में पहाड़ मैदान को लेकर प्रयोग किए गए कुछ शब्दों को लेकर विवाद भी हो गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ से भी आ गई थी। राज्य आंदोलनकारी भी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से नाराज दिखाई दिए। सत्ता पक्ष की तरफ से प्रेमचंद अग्रवाल का सरकार के किसी मंत्री विधेयक ने साथ नहीं दिया। वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री से माफी मांगने की भी बात कह दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की, जहां बंथला फ्लाईओवर में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार एक 15 साल की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना A1 हॉस्पिटल के सामने हुई थी। पुलिस के मुताबिक चिरौड़ी के सामने साई गार्डन में रहने वाली 15 साल की अंशु का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए वो उसे लोनी लेकर जा रहे थे और घर लौटते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। पीछे ट्रक था, आगे स्कूटी थी जी। उन्होंने ट्रक मारा, वो बच्ची जो उसका आगे गिर गई जी। स्कूटी वाला गिर गई और बच्ची आगे गिर गई जी। तो जैसे हमने देखा, हम रोड पे खड़े थे तो आवाज़ दी, हमने रोकने हमने ट्रक रोका नहीं जी। यहाँ पब्लिक भी थी, मतलब सबने भी भाग के ट्रक पकड़ा, हम भी भागे, ट्रक पकड़ा था। फिर उसे ड्राइवर को यहाँ पकड़ा, फिर वो मतलब लड़की टाइम मर चुकी थी, वो मतलब उसको सिर फट चुका है। बात अब बिजनौर की होगी, जहां पर पारिवारिक विवाद को लेकर अब परेशान किसान ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। डीएम ऑफिस पर तैनात होमगार्ड और पुलिसकर्मियों ने भागकर किसान का प्रयास सफल करते हुए उसकी जान बचा ली। इस घटना को लेकर कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने किसान को थाने ले जाकर पूछताछ भी शुरू की तो किसान ने कहा कि वो डीएम जसजीत कौर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विनीत का आरोप है कि उसके चाचा और ताऊ उसको खेती नहीं करने देते और जब वो अपने खेत पर जाता है तो पुलिस से शिकायत करके उसकी फसल को वो नष्ट भी करा देते हैं। आज बिजनौर जनपद में कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन के दौरान एक व्यक्ति ने आवेदन देने के उपरांत कलेक्ट्रेट से वापसी जाते समय अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगाने का प्रयास किया, जिसमें तुरंत ही हमारे कलेक्ट्रेट के पास उपस्थित होमगार्ड और पुलिस के कर्मचारियों ने उसको पकड़कर आग बुझा दी। कहीं पर भी उस व्यक्ति को कोई इंजरी नहीं हुई है। जो उसने आवेदन दिया था वो एक ज़मीनी विवाद से संबंधित था, सदर तहसील और थाना कोतवाली से संबंधित, जिसमें उसका कहना था कि उसके कब्ज़े को लेकर उसकी अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके संबंधित पुलिस में मुकदमे भी उसके खिलाफ पंजीकृत कराए गए हैं। बात अब उत्तराखंड के हरिद्वार की होगी, जहां पर 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी विद्यालयों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश भी दे दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश गुप्ता ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। हमारे हरिद्वार जिले में जो हरिद्वार जिले की स्थिति है वो अन्य जिलों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ वित्तविहीन जो परीक्षा केंद्र हैं वो बहुत ज़्यादा है। कुल 100 परीक्षा केंद्रों में से 51 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो वित्तविहीन विद्यालय है, उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यद्यपि हमने अपनी पूरी व्यवस्था की परीक्षा शांतिपूर्ण और बिल्कुल शुचितापूर्वक हो, इसके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि वहाँ केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन। बात अब मंगलोर की होगी, जहां पर 20 तारीख को हुई एक हत्याकांड का अब एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हत्या में कुल 5 आरोपी शामिल थे, जिनमें 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी के 2 आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से हत्या में प्रयोग किए गए 2 चाकू भी बरामद किए गए और इस हत्या के लिए 4 लोगों को 4 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। 20 फरवरी को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में झबेरण के पास में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जो चाकुओं से काफ़ी गोदी गई थी। उसमें चाकुओं के काफ़ी सारे निशान थे। तो प्रथम दृष्टया मामला
हत्या का था। पुलिस ने तत्काल मृतक के फादर की ओर से, सस्पाल की ओर से मुकदमा इसमें पंजीकृत किया था और जो भी सारे वेयरअबाउट्स और बैकट्रैक करते हुए हम लोगों के द्वारा 2 दिन के अंदर इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है। इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता है संजय सैनी, उसके साथ 2 अन्य लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो फ्लाइट में चढ़े तो उन्हें एक टूटी और धसी हुई सीट बैठने को मिली, उस पर बैठने में उनको काफी परेशानी हो रही थी। शिवराज ने तुरंत स्टाफ को बुलाया और पूछा कि जब सीट टूटी हुई थी तो आवंटित क्यों की गई। इस पर स्टाफ ने उनसे कहा कि इस टूटी सीट के बारे में प्रबंधन को वो पहले ही सूचित कर चुके थे। प्लेन में ऐसी और भी कई सीटें हैं जो टूटी और बेकार है। इन सीटों का टिकट नहीं बेचना चाहिए। अब शिवराज के पास दूसरे टिकट का विकल्प नहीं था। हालांकि दूसरे यात्रियों ने उनको अपनी सीट ऑफर भी की थी और उनसे काफी आग्रह भी किया कि वो उनकी सीट पर बैठ जाए, लेकिन अपने लिए किसी और को तकलीफ ना देना उन्हें अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने उसी टूटी हुई सीट पर पूरा सफर तय किया। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।